हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं सीटेट की परीक्षा में अभी लेट हो रही है, लेकिन आप यह समझ के चले कि जैसे ही एनटीए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो सेंटर प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए, जो एजेंसी एनटीए, जैसे ही उसका सेंटर खाली होगा वो परीक्षा कंडक्ट कराएगी ही कराएगी। ऐसे में आपकी तैयारी होते रहनी चाहिए, क्योंकि तैयारी से अगर आप वंचित रहते हैं और अचानक परीक्षा का डेट आ जाता है, उस दरमियान तैयारी में आपको मुश्किल होगी। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखते हुए चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालक की पहचान सब्जेक्ट में विकलांग बालक के बारे में आज पढ़ेंगे। विकलांग बालक का अधिगम कैसे प्रभावित होता है, अधिगम बाधित कैसे होता है, सीखने का प्रक्रिया जो है उनका बाधित कैसे होता है, ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई सवाल दिमाग में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए हमें आगे कार्य करने के लिए भी एक प्रेरणा एक प्रकार से आप लोग के द्वारा मिल रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे विकलांग बच्चों का जो अधिगम है वो कैसे प्रभावित होता है, और विकलांग बच्चों का पहचान जो है आपको किस प्रकार से करना होता है एज ए शिक्षक। आप विद्यालय में कक्षा में होंगे और कुछ अधिगम अशक्त बालक होंगे, तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे और उनको किस प्रकार से शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए ये सारी कंटेंट को भी जानना ज़रूरी है। और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी 3-4 ज़रूर चले आते हैं प्रत्येक सीटेट के परीक्षा में, इसलिए यह चैप्टर जो है बहुत ही अनिवार्य है और इसको पूरा देखिएगा, आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा विकलांग बालक। जी हाँ, विकलांग बालक जो है बालक से तात्पर्य होता है विकलांग बालक से वैसे बालक से जो मानसिक शारीरिक संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, जिनके कारण अधिगम में कठिनाई होती है। जी हाँ, जिसके कारण उनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है और इसका प्रतिकूल प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। इसका जो प्रभाव है सही ढंग से वो क्या है कि अधिगम पे, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उस पे पड़ती है। जी हाँ, इसीलिए शारीरिक रूप से विकलांग बालक जो है उनकी शिक्षा दीक्षा जो है बाधित होती है। जी हाँ, इस संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग बालक के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है शारीरिक रूप से विकलांग बालक की जो पहचान होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा की दृष्टि से विकलांग बालक वे हैं जिनके शरीर में कोई अंग या ज्ञानेंद्रिय असमान है। जी हाँ, अगर शिक्षा की दृष्टि से विकलांग बालक की पहचान बोला जाए तो शरीर का कोई अंग जो है इफेक्टेड होता है, या फिर ज्ञानेंद्रिय जो है जैसे कि आँख, कान और जो मुंह, नाक, जो भी चीज़ें होती है यह ज्ञानेंद्रियाँ होती है, और इसी को प्रभावित करता है। या फिर हाथ पैर, शारीरिक दृष्टि से हाथ पैर भी अगर विकलांग है तो भी उसका अधिगम प्रभावित होता है। जी हाँ, उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं दृष्टि बाधित, यानी कि आँखों से जो बालक नहीं देख सकता है, मूक या हकलाने वाले बालक, ये भी मूक श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है इनके पिछड़ेपन का कारण। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे आप बालकों के अधिगम एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण भी शारीरिक विकलांगता होती है। बालक के शारीरिक विकलांगता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है। जी हाँ, अगर कोई बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसी के आधार पर उसके शिक्षा का भी व्यवस्था जो है करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से ग्रस्त होते हैं
उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। जी हाँ, देखिए किसी बालक में अगर कुछ अपंगता होती है तो उसका जो जो मन होता है, उसका मोटिवेशन जो होता है वहीं पे गिर जाता है और उसको आगे बढ़ने से वही विकलांगता रोकता है। ऐसे बालक को ही हम विकलांग बालक कहते भी हैं, क्योंकि उसका कोई अंग अगर इफेक्टेड है तो वहीं पे वो मायूस सा हो जाता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसका जो अधिगम है वहीं पे बाधित हो जाता है, उसे ही हम विकलांग बालक कहते हैं। चलिए, ए एडलर के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, ए एडलर साहब के अनुसार क्या होता है जान लेते हैं। ए एडलर साहब का कहना है कि ऐसे बालक जो शारीरिक दोष से ग्रस्त हैं उनकी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है तो उसकी क्षतिपूर्ति और प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसके शारीरिक दोषों के कारण। इनका कहना जो है ये यही कह रहे हैं कि बालक में जो शारीरिक रूप से ग्रस्त होते हैं उनके अंदर एक अपने आप में एक हीन भावना उत्पन्न होती है, और ऐसे बालक को थोड़ा अगर प्रतिष्ठा मिलता है समाज में, परिवार में, तो उसी से वो अपना जो हीन भावना है उसकी क्षतिपूर्ति कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है उतना में ही, और चाहता है कि चलो भाई हम इतना में ही खुश है। वही ये जो उसका सोच है, मानसिक सोच है, यही दर्शाता है कि उसका शारीरिक दोष, मानसिक दोष, यानी कि वो अपंग है, विकलांग है। जी हाँ, दोष जो है, दृष्टि दोष युक्त छात्र के बारे में जान लेते हैं। दृष्टि दोष युक्त छात्र वैसे होते हैं जिनका आँख जो है सही ढंग से देख नहीं पाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं देख पाता है। तो वैसे अभ्यर्थी जो हैं दृष्टि दोष वाले, उनके लिए क्या कुछ है, उनको कहाँ पढ़ने और बैठने की व्यवस्थाएं हैं, किस लिपि के अंतर्गत वो पढ़ना सीख सकते हैं, जिनका पूरी तरीके से आँख काम नहीं करना है, पूरी तरीके से दृष्टि दोष युक्त छात्र हैं। तो यही सब जानकारी, मेन टॉपिक है ये सब, इन सब के बारे में आप जान लीजिएगा। ये परीक्षा उपयोगी कंटेंट है और इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, या हो सकता है कि इससे 2-3 प्रश्न रिपीट कर दे। जी हाँ, दृष्टि दोषयुक्त बालक को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, जिनका आँखों में लेंस लगा है या फिर ये उपचार वाली बातें हो गई, जिनका थोड़ा बहुत आँख खराब है, उनको सामूहिक जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत समान बालक के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनको यह एहसास ना हो कि हम शारीरिक रूप से विकलांग हैं, चाहे अपांग हैं, ये कुछ ना लगे। और जो पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो है ब्रेल लिपि जो होती है उसकी पुस्तक की व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ, ब्रेल लिपि एक ऐसा लिपि है कि एक काठ के गत्ते पे बनाया होता है, कुछ खास प्रकार से गड्ढा करके या फिर उभार बना के डिजाइन किया होता है, उसी को वो छू के महसूस करके वो बालक समझ लेता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल लिपि उसे ही कहते हैं, और इनके लिए ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तक अथवा पुस्तक की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी हाँ, अब पुस्तकों में भी वैसा पुस्तक आ रहे हैं जिनमें उभार होते हैं। उभार वाले भाग को दृष्टि बाधित जो अभ्यर्थी हैं वो छू के महसूस करके पढ़ना सीख जाते हैं। जी हाँ, और ऐसी जो संस्थान हमारे भारत में है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून, जो अब उत्तराखंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, श्रवण दोष युक्त। श्रवण दोष युक्त का मतलब हुआ कि सुनने में कठिनाई वाले छात्र। चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं, ये क्या होता है, इनकी खासियत क्या होती है। इनकी जो खासियत होती है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये श्रवण दोष युक्त छात्र हैं। जो विद्यार्थी श्रवण संबंधी दोष उनकी अधिगम क्षमता को प्रभावित करती है, श्रवण समस्याओं के कारण उनकी वाणी में दोष उत्पन्न होता है, वैसे अभ्यर्थी श्रवण दोष युक्त छात्र कहलाते हैं। श्रवण दोष युक्त के कारण कई हो सकते हैं। पहला हो जाता है
कानों की बनावट, अगर कान की बनावट में दोष है तो भी ठीक ढंग से सुन नहीं पाता है। कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में बहुधा शिकायत की खुजली, कानों में बहुधा खुजलाहट, कानों में दर्द की शिकायत, अच्छी तरह से सुनने के लिए सिर को एक ओर से दूसरी ओर घुमाना। आप ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर कोई कान से कम सुन पाता है, वो आदमी से अगर आप बात करते हैं तो आपकी वो मुंह की तरफ कान को ले जाएगा, सुनने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उसको सुनने में कठिनाई हो रही है। अध्यापक से प्राय निर्देश और प्रश्न को दोहराने के लिए निवेदन करना। जी हाँ, जो अभ्यर्थी कान से कम सुन पाएंगे वो स्वाभाविक बात है कि अध्यापक से कहेंगे कि सर एक बार और बोलिए। श्रुत लेख में बहुत अधिक त्रुटियां करना। जी हाँ, सुंदर लिखावट जो होती है, लेखन कौशल जो होता है, अगर कोई बोल रहा है, सुन के लिख रहा है, तो सुन के लिखने की प्रक्रिया में भी बहुत अधिक त्रुटि कर सकता है, क्योंकि वो सही ढंग से सुन नहीं पाता। इसलिए स्वाभाविक है कि जब वो सुनेगा ठीक ढंग से तभी सही से लिख पाएगा। अगर सही से सुन नहीं पाता है तो उसकी जो सुन के लिखने की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। सुनते समय बहुत अधिक अध्यापक के चेहरे पर देखना। जी हाँ, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आप बोल रहे होंगे तो श्रवण दोष युक्त छात्र जो होंगे वो आपको गौर से आपके चेहरे पे देखते रहेंगे, वो सुनने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जी हाँ, तो ये हुआ आपका श्रवण दोष युक्त छात्रों के कुछ पहचान के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वाणी दोष युक्त। देखिए यहाँ पे हम बात करें तो वाणी दोष युक्त जो है उसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा किया जाए। इसलिए आज हम लोग जो पढ़ें उसमें शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के बारे में जानें और श्रवण युक्त दृष्टि दोष युक्त बालकों के बारे में जानें। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा वाणी दोषयुक्त बालक, क्योंकि वीडियो को बड़ा करने से ज़्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। छोटे छोटे भागों में अगर आप कंटेंट को समझिएगा वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आपकी परीक्षा की तैयारी सही ढंग से हो पाएगी, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।